इसमें बताया था कि आप क्या करेंगे, एक पतला लेंस लेंगे, ठीक है, सिंपली, और इसमें खासियत मैंने क्या बताई थी इस लेंस की कि इसका वक्ता केंद्र वगैरह जो भी है ये सब ना मैटर करते हुए तुम पृष्ठों पे ध्यान दोगे। किस पे ध्यान दोगे? पृष्ठों पर ध्यान दोगे, क्योंकि हम यहाँ पे अपवर्तन का सूत्र निकालने वाले हैं। अपवर्तन के सूत्र यानी पतले लेंस में अपवर्तन का सूत्र इस्तेमाल करने वाले हैं, और जो अपवर्तन का सूत्र है वो किस पर इस्तेमाल होता है? अधिकतर किस पर? पृष्ठों पर होता है। किस पर? पृष्ठों पर होता है, ठीक है। तो पृष्ठों के लिए मतलब है यहाँ पे देखेंगे, पहला पृष्ठ हो गया हमारे पास, ये पहला पृष्ठ हो गया, ये दूसरा पृष्ठ हो गया। पहले पृष्ठ का जो ध्रुव हो गया वो मान लिया P1 हो गया, और दूसरे पृष्ठ का जो ध्रुव हो गया वो मान लिया P2 हो गया, ठीक है। अब क्योंकि पृष्ठ अलग अलग माने जा रहे हैं तो जाहिर सी बात है इनकी वक्ता त्रिज्याएं भी क्या होंगी? अलग अलग होंगी, और इनकी फोकस दूरी भी अलग ही अलग मानी जाएंगी, ठीक है। तो पहले पृष्ठ की वक्ता त्रिज्या कितनी होगी? R1, और दूसरे पृष्ठ की R2 होगी। यहां तक समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? अगर हम बात कर लें कि फोकस क्या होगा, तो पहले पृष्ठ का फोकस क्या होगा? F1, और दूसरे F2। तो ये लैंग्वेज तो भूलोगे नहीं, ये भूल जाओगे। प्रथम फोकस क्या होता है, द्वितीय फोकस क्या होता है, ये भी मैंने आपको बताया था। थोड़ा इसको विजुलाइज कर लेते हैं। प्रथम फोकस मैंने क्या बताया था बेटा? जब फोकस से प्रकाश किरणें आती हैं और लेंस से टकराती हैं, मुख्य के समांतर हो जाती हैं, तो इस फोकस को क्या प्राप्त बोलते हैं? प्रथम फोकस, है कि नहीं है? यानी U बराबर क्या हो जाता है आपका? F हो जाता है, और V बराबर क्या हो जाता है? इनफाइनाइट हो जाता है। ये प्रथम फोकस की कहानी थी, ठीक है। थोड़ा एक दिन और थोड़ा सा बता देंगे, जब इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट लिखवाएंगे तो उसमें हम ये चीज और अच्छे से समझा देंगे, ठीक है। तो ये जितने पॉइंट हैं इनको कलेक्ट करेंगे हम लोग। अपवर्तन का सूत्र मैंने क्या बताया था बेटा? अपवर्तन का सूत्र, तो अपवर्तन के सूत्र में मैंने आपको बताया था कि 1/U माइनस n/v इक्वल टू n-1/r, यही बताया था ना मैंने, r। चलो इसको पकड़ते हैं। n क्या था बेटा? n माध्यम था, बहुत सही। n ये था कि पहले माध्यम से दूसरे माध्यम को प्रकाश किरण जा रही है, तो दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक पहले माध्यम के सापेक्ष ये था ये। तो इसका मतलब n बराबर हमने बताया था कि 1n2 होता है, और इसका मतलब मैंने बताया था n2/n1 होता है, ठीक है। मैंने ये ऐसा एज्यूम किया था यहाँ पर। तो ये सारी चीजें हमने क्लियर की हैं। तो अब स्टार्टअप करता हूं मैं इसमें, ठीक है। मैं मान लेता हूं यहाँ पे जो वस्तु है वो बिंदुवत वस्तु है। बिंदुवत मतलब हुआ यहाँ पर ऐसा एक प्रकार का, यहाँ पर हमारे पास एक वस्तु है, ठीक है। अब हमने यहाँ से प्रकाश किरणें डाली तुम्हारी। अब ये प्रकाश किरणें जाएंगी, पहले पृष्ठ के लिए बता रहा हूँ, तो कहाँ से कहाँ जाएंगी? विरल से सघन में जाएंगी, तो अभिलंब की ओर झुकेंगी। अब क्योंकि इधर से इधर जा रही हैं तो अभिलंब इधर डालोगे तो जाए इधर ही झुकेंगी, ठीक है। तो ये सब डालना नहीं होता है, मैं तुम्हें ऐसे समझा रहा हूँ, थोड़ा सा विजुलाइज करा रहा हूँ कि कैसे होता है एक्चुअल में। तो ये जाएगी और जाने के बाद इधर ये बैंड होगी, क्लियर हुआ। और ये जहाँ पे जाके गिरेंगे, थोड़ा सा और दूर गिराते थे इसको, यहाँ पे गिराएंगे, हाँ ये चीज। तो ये बन जाएगा आपका प्रतिबिंब I डैश। हमें प्रतिबिंब I डैश यहाँ पे प्राप्त होगा। बताओ समझ में नहीं आया? आ गया? हमने क्या बोला? पहले पृष्ठ के लिए हमने काम किया है, इसके लिए हमने वस्तु को क्या माना? O। याद रखना, पहले पृष्ठ के लिए वस्तु को क्या माना मैंने? O। तो यहाँ से प्रकाश किरण जाएगी। अब क्योंकि पृष्ठ ऐसे रखा है तो ये बन गया विरल, और ये बन जाएगा इधर कांच होता है ना, तो हो जाएगा सघन। तो जब कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम सघन माध्यम में जाता है, अभिलंब की ओर क्या हो जाती है? झुक जाती है। तो थोड़ा सा ये बैंड होगी, है ना, और थोड़ा सा बैंड होगी, देखो इसका प्रतिबिंब क्या प्राप्त होगा? I डैश। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब मैं बोलता हूँ यहाँ से दूसरी प्रकाश किरण जाएगी मेरे पास। अब दूसरी प्रकाश किरण के लिए मैं बात करता हूँ, तो मान लीजिए दूसरी के लिए यानी दूसरे पृष्ठ के लिए बात कर रहा हूँ, तो दूसरा पृष्ठ ये है, तो इसके लिए भी एक वस्तु की जरूरत होगी। अब इसके लिए वस्तु मैं मान लेता हूँ क्या? I डैश। तो I डैश को मैं दूसरे पृष्ठ के लिए आभासी वस्तु मान लेता हूँ, और यहाँ से भी प्रकाश किरण जाएंगी, और जब यहाँ से प्रकाश किरण जाएगी लेंस से टकराएगी तो इसका भी कोई ना कोई प्रतिबिंब प्राप्त होगा। तो इसका प्रतिबिंब हम मान लेते हैं क्या प्राप्त होता है? I प्राप्त होता है। ये हो गया I, ठीक है। तो हमने क्या बोला कि I डैश को हमने क्या मान लिया? आभासी वस्तु मान लिया, जिसका प्रतिबिंब हमें क्या प्राप्त होता है? I प्राप्त होता है। ये आपका यहाँ से I प्राप्त हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं डिस्टेंसेस की, दूरियों की बात करते हैं। तो पहला पृष्ठ की पहले दूरी लिखते हैं, पहले पृष्ठ की बात करते हैं। तो हम मान लेते हैं ये जो लेंस है इसकी मोटाई आपकी कहीं ना कहीं क्या हो गई? T हो गई। और मान लेते हैं यहाँ पर कि ये पहले पृष्ठ का जो वस्तु था इसकी बीच की दूरी हमने लिया U, ठीक है। और यहाँ से लेकर यहाँ तक पहले पृष्ठ के लिए ही जो प्रतिबिंब प्राप्त हुआ उसका जो बीच की दूरी हुआ वो V डैश। तो पहले पृष्ठ का वस्तु के बीच की दूरी कितना है? U, और प्रतिबिंब दूरी क्या है? V डैश।
ठीक है, वस्तु दूरी हुआ u और प्रतिबिंब दूरी हुआ v डैश। इसी प्रकार से मैं दूसरे पृष्ठ की बात करूंगा। जब मैंने दूसरे पृष्ठ की कल्पना किया था तो इसके लिए दूरियां यहां से ली जाएंगी, ठीक है ना बेटा, यहां से ली जाएगी। क्लियर हुआ? तो दूसरे पृष्ठ के लिए जो वस्तु बना था वो बना था ये बन गया था क्या, वस्तु। तो ये दूरी जो लिखी जाएगी कैसी दूरी होगी, वस्तु दूरी होगी। कौन सी दूरी होगी, वस्तु दूरी होगी, ठीक है। और जो ये दूरी लिखी जाएगी ये कैसी होगी, ये प्रतिबिंब दूरी होगी। कैसी होगी, प्रतिबिंब दूरी होगी। अब ये सोचो कि वस्तु दूरी कितनी होगी। अगर मेरे पास यहाँ से यहाँ तक का v डैश है और ये इतना मेरे पास t है, तो एक्चुअल में कितना हो जाएगा, v डैश माइनस t हो जाएगा। बात पकड़ में आई कि नहीं आई, आगे अच्छे से। और अगर मेरे पास ये i है तो इसका दूरी हमने ले लिया क्या, v। विजुलाइज हो गया? चलो ठीक है। अब मैं पहले प्रश्न की बात करता हूँ। तो पहले इतनी लैंग्वेज जितनी मैंने अभी बोली है आपको, अभी जो हम समझा रहे थे एज इट इज, मतलब पूरा सेम इसी प्रकार से तुम्हें अपने कॉपी में लिखना होता है। क्या लिख पाओगे या नहीं, लिख लोगे ना, जैसा मैंने बताया सेम ऐसे तुम्हें, ठीक है। मैं अब इसको आगे बढ़ाता हूं और मैंने कहा कि पहले प्रश्न के लिए मैं बात करता हूं। जब प्रकाशकरण, पहले प्रश्न के लिए मैं बात करता हूं, जब प्रकाशकरण के लिए वस्तुतः हमारे पास कौन, O, और प्रतिबिंब हमारे पास क्या था, I डैश, उसके लिए बात करता हूं। तो पहले बताओ अपवर्तन का सूत्र क्या होता है। यहाँ पे पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र क्या होता है, गोलीय पृष्ठ के लिए, चाहे वो उत्तल हो चाहे वो अवतल हो, सूत्र एक ही होता है। तो अपवर्तन का सूत्र, लेकिन गोलीय पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र ना ऐसे, मिटा ही लो, अपवर्तन का सूत्र, ठीक है। तो जाइए, याद है सबको, बताओ। 1/u माइनस 1/n/v इक्वल टू n माइनस 1/r। बहुत सही। तो ये हमारे पास है। अब इसमें आगे बढ़ाते हैं थोड़ा सा इसको। तो यहाँ से हम बोल रहे हैं, अगर पहले प्रश्न के लिए बात करें तो इसको समीकरण, कोई नाम दे दो यार, इसको नाम दे दो समीकरण, ठीक है। तो पहले प्रश्न के लिए, पहले प्रश्न के लिए वस्तु दूरी क्या है। तो पहले प्रश्न के लिए वस्तु दूरी हमारे पास है, वस्तु दूरी कितनी है, u है, ठीक है। अब लेफ्ट साइड राइट साइड से मतलब नहीं यहाँ पर, क्योंकि वो ऑलरेडी हमने इसमें कर लिया था, लेफ्ट साइड राइट साइड करके तो ये डायरेक्शन हुआ ना, इसलिए हम इसमें ज़्यादा नहीं करेंगे। वस्तु दूरी हमने सीधे ले लिया u, और प्रतिबिंब दूरी यहाँ पे क्या ले लिया हमने, तो प्रतिबिंब दूरी हमने ले लिया यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पे ले लिया हमने v डैश, ठीक है। वस्तु दूरी हो गया u, प्रतिबिंब दूरी हो गया v डैश, तो ये हमने यहाँ पर ले लिया। तो सिंपल, और वक्रता त्रिज्या कितनी हो जाएगी, तो वक्रता त्रिज्या आपकी हो जाएगी, मैंने क्या बताया था पहले प्रश्न के लिए, r1, तो वक्रता त्रिज्या हो जाएगी r1। तो इसको समझिए अच्छे से, ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। तो ये हो जाएगा r1, तो मैं इसमें इस्तेमाल करता हूँ, ठीक है। तो सूत्र आपका क्या होता है, जरा बोलो। 1/, इसके बताएंगे इसी से ना, इससे बताना है, ठीक है। समीकरण एक से लिख लेना है यहाँ पर, समीकरण एक से, चलो बताओ। 1/u माइनस n/, प्रतिबिंब दूरी कितनी है, v डैश, वेरी गुड, इक्वल टू n माइनस 1/r के जगह पर कितना रखेंगे, r1। समझा कि नहीं आ गया, इस तरह से करेंगे। चलो इसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 2। अब हम बात करते हैं दूसरे प्रश्न के लिए। दूसरे प्रश्न के लिए, आपका दूसरे प्रश्न के लिए यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, तो हम क्या करते हैं, आई डैश को क्या मान लेते हैं, आभासी वस्तु मान लेते हैं, ठीक है। आई डैश को हम क्या मान लेते हैं, आभासी वस्तु। आई डैश हमारा हो गया आभासी वस्तु, आभासी वस्तु हो जाता है, ठीक ना। आई डैश हमारा क्या है, आभासी वस्तु। अतः वस्तु दूरी क्या होगी, फिर वस्तु दूरी हो जाएगी v डैश माइनस टी, तो हो जाएगी v डैश माइनस टी हो जाएगी। क्लियर ना बेटा। चलो आगे बढ़ते हैं। तो अगला अगर बिंदु की बात करें हम, तो इसमें आता है प्रतिबिंब के बीच की दूरी, है ना। तो जिसका प्रतिबिंब क्या प्राप्त होता है, I के लिए प्रतिबिंब दूरी कितनी हो जाएगी, प्रतिबिंब दूरी v हो जाएगी। क्लियर है, ठीक है। तो अब मैं इसके आगे इसमें बताता हूं। तो इसमें क्या हो जाएगा, समीकरण, समीकरण नंबर किससे, 1 से। चलो बेटा, इसमें u होता है वस्तु दूरी, v होता है प्रतिबिंब दूरी,
और आर होता है वक्ता। चलो इसको वेरिएबल में लिख लो कि वक्ता त्रिज्या आपकी हो जाएगी कितनी, वक्ता त्रिज्या हो जाएगी आपकी R2, कहानी क्लियर है, R2 हो जाएगी। ठीक है, टेंशन लो, HDMI केबल की वजह से हो रहा है ऐसा, इसको सेटिंग करनी पड़ेगी। तो समीकरण एक से बात करते हैं। चलो बताइए क्या हो जाएगा, 1 अच्छा तो u की जगह पे रखेंगे v डैश माइनस टी, और फिर माइनस n अपॉन v की जगह पे क्या रखेंगे v, और इक्वल टू, अच्छा एक चीज और देखो ध्यान से, दूसरे पृष्ठ के लिए अपवर्तनांक क्या होगा, मैंने अपवर्तनांक के बारे में नहीं लिखा, दूसरे पृष्ठ के लिए। अब क्योंकि हम ऐसा मानते हैं कि यहाँ से, क्योंकि यहाँ से मान लो प्रकाश किरण, ठीक है, आभासी वस्तु माना था ना मैंने इसको, आभासी मतलब यहाँ आभास करें, लेकिन रियल में तो ऐसे ही जाएंगी, रियल में तो यहाँ से जा रही है, लेकिन ऐसा आभास करें कि यहाँ से जा रही है, आभासी माना तो, लेकिन रियल में यहीं से जा रही है। तो कहाँ से जा रही है, दूसरे माध्यम से पहले माध्यम में जा रही है। अगर दूसरे माध्यम से पहले माध्यम में जा रही है तो क्या होगा बेटा, तो हो जाएगा 2n1, है ना, क्योंकि प्रकाश किरण दूसरे माध्यम से पहले माध्यम, लिख देना, क्योंकि प्रकाश किरण दूसरे माध्यम से, ठीक है, पहले माध्यम में जा रही है। अगर क्योंकि ये प्रकाश के दूसरे माध्यम से पहले माध्यम में जा रही है तो इसका अपवर्तनांक क्या होगा, 2n1 होगा, क्या होगा, 2n1 होगा। तो अतः तो हम 1n2 यानी n बराबर क्या रख देंगे, तो n बराबर रख देंगे, भाई साहब ये 2n1 हुआ ना, तो इसके जगह पे जो n होता था वो रिप्लेस हो जाएगा। अब 2n1 की वैल्यू निकालो तो 2n1 की वैल्यू क्या होती है, 1/n हो जाती है, यानी एक्चुअल में हम यहाँ पे बात कर लेंगे तो यहाँ पे n की जगह पे क्या रिप्लेस करेंगे, 1/n रिप्लेस करेंगे, ये हो जाएगा 1/n। बात सबको पकड़ में आ गई, यहाँ पे जहाँ n था वहां पे 1/n हो जाएगा, क्योंकि दूसरे माध्यम से पहले माध्यम में जा रही है, रिवर्स हो गई, ठीक है। और माइनस यहाँ पे क्या है बेटा 1, अपॉन में क्या है r की वैल्यू कितनी है R2, ये हो जाएगा मेरे पास सिंपली R2। बताओ बात क्लियर हो गई, तो इतना हो गया। उसके बाद हमने बताया था इसमें आप दोनों पक्षों में n से गुणा कर दो, बिकॉज ये n जो है आपका अपॉन में है ना, 1/, तो पूरी तरीके से हमारा रेशनल फॉर्म से हट जाए। तो इसको करने के लिए चलो हम इधर करते हैं थोड़ा सा, तो इसको हम इसको इधर अप्लाई करते हैं, ठीक बेटा, ध्यान देना। तो क्या हो जाएगा बोलो, 1/v डैश माइनस टी माइनस, सॉरी n से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो हो जाएगा n अपॉन, है ना, और माइनस कितना हो जाएगा 1/v इज इक्वल टू, इधर n से मल्टीप्लाई करो तो हो जाएगा, n से मल्टीप्लाई करें क्या आएगा 1 माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा n अपॉन में क्या है R2। ये बात क्लियर होगी नहीं हो गई, ठीक है। अब अपने पास क्या हो सकता है इसमें कहानी, तो ये t जो है थोड़ा इसको ध्यान दो और थोड़ा इसको ध्यान दो, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं इन दोनों को कुछ ऐड सेपरेट करूंगा तो ये दोनों सेम कर लूंगा तो मेरे लिए थोड़ा कैलकुलेशन क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। तो मैं इसमें कुछ ध्यान दे रहा हूँ कि इसमें अगर माइनस कॉमन ले लूंगा तो ऐसा बन जाएगा, और इस t को ध्यान दे दूंगा ये t कुछ हट जाए या फिर कुछ ऐसा हो जाए t के बारे में, क्योंकि t मेरा एक ऐसा है जो लेंस रिलेटेड कर रहा है, लेंस की मोटाई से रिलेटेड कर रहा है ना, और लेंस हमने पतला लिया है तो कहीं ना कहीं लेंस की मोटाई भी बहुत ही छोटी होगी। लेंस अगर मैंने पतला लिया है तो जो टी मेरा क्या है बहुत ही छोटा होगा, और जब टी मेरा बहुत ही छोटा होगा तो मैं वी डैश की अपेक्षा में अगर टी को बहुत छोटा मान रहा हूं तो इसके सामने क्या होगा, वो नगण्य होगा। क्लियर नहीं हुआ, तो मैं यहाँ पर टी को क्या मान लूंगा, नगण्य मान लूंगा। मैं बोलूंगा टी ऐसा एक्चुअली में बहुत ही छोटा है तो मैं इसको लगभग 0 के बराबर मानूंगा, ठीक है। तो ये मेरे पास जाएगा 0 के बराबर, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ बेटा, जरा बोलो, जब टी मेरा 0 के बराबर जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो n अपॉन वी डैश हो जाएगा, और माइनस 1 क्या हो जाएगा v, यहाँ पे लिखना पड़ेगा लैंग्वेज, ठीक है, कि हमने t को क्या मान लिया, v डैश की अपेक्षा नगण्य मान लिया, क्योंकि v डैश बहुत ही बड़ा है और t डैश बहुत ही छोटा, इसलिए हमने इसको नगण्य मान लिया। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, और इसमें अगर हम n कॉमन माइनस कॉमन ले लेंगे तो हमारा वो फॉर्म बन जाएगा, इसलिए मैं इसमें माइनस कॉमन ले लूंगा, तो यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास क्या, सिंपली n अपॉन वी डैश माइनस 1/v इज इक्वल टू क्या लिखूंगा, माइनस कॉमन ले लिया हमने, आएगा n माइनस 1/R2। कितनी बात समझ में आ गई, क्लियर है सभी को। अच्छा, इसको मान लिया समीकरण नंबर 3, ठीक है। समीकरण नंबर 3 को देखो और एक बार समीकरण नंबर 2 को देखो, ऐसा क्या करें जिसकी वजह से हमारा ये जो वी डैश वाला पोर्शन है पूरी तरीके से हट जाए, तो ऐड कर दिया जाए। तो समीकरण नंबर 2 और समीकरण नंबर 3 को क्या कर दें, हम ऐड कर दें। क्लियर है ना, तो अगर हम ऐड करेंगे तो हमारा वी डैश वाला पोर्शन क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो बताइए क्या आएगा, तो 1/u, ठीक है। अब क्योंकि ये हट जाएगा तो इसको ऐसे काट देंगे तो बचेगा क्या, माइनस 1/v इज इक्वल टू, इसको लिखो n माइनस 1/r1, और माइनस है तो माइनस लगाएंगे अपन, और क्या है मेरे पास n माइनस 1/r2 है।
अगर हम इन दोनों में कॉमन देखें बेटा, कॉमन क्या नजर आ रहा है, n-1, तो हो जाएगा 1/u माइनस 1/v इक्वल टू n-1 लिया मैंने कॉमन, तो मेरे पास बनेगा कितना 1/r1 माइनस 1/r2। ठीक है, अब इसको कोई नाम दे दो यार समीकरण, जो भी नाम देना हो दे दो, 4 नाम दे दो। ठीक है, तो समीकरण 4। अब यहाँ थोड़ा इसको रुकना, अब आ जाओ द्वितीय फोकस में। द्वितीय फोकस मैंने क्या बताया था, द्वितीय फोकस मैंने क्या बताया था, कुछ बताया था सर आपने? हमने कहा था अगर जो प्रकाश किरण हो फोकस से आए तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, अनंत पे बनता है। जाहिर सी बात है, अगर प्रकाश किरण फोकस से आएगी तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत। तो इस फोकस को हम, जहां से प्रकाश किरण आ रही है, जब प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, इस फोकस को हम बोलते हैं क्या, द्वितीय फोकस। तो द्वितीय फोकस के लिए u मेरा क्या हो गया, f के बराबर, क्योंकि वस्तु को मैंने u f पर रखा है ना, तो u जो हो गया मेरा वो f के बराबर हो गया, और प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, अनंत पर। इसका मतलब v बराबर क्या हो गया, अनंत हो गया। तो द्वितीय फोकस के लिए u बराबर f और v बराबर अनंत होता है। बात क्लियर नहीं क्लियर? ठीक है, तो इसको अप्लाई करेंगे हम लोग। तो यहाँ पे हम बात करते हैं द्वितीय फोकस के लिए। ठीक है, देखो द्वितीय भी गलत लिख दिया मैंने, फोकस से क्या होता है, u बराबर f एंड v बराबर इन्फिनिटिव। चलो समीकरण नंबर 4 से बात करते हैं। तो समीकरण नंबर 4 से, ठीक है, आप ये देखते हैं कौन कौन से डायरेक्शन में मुड़ रहे हैं। पहले हम इधर गए, फिर हम ये मुड़े, फिर हम ऐसे, फिर सीधे ऐसे पहुंच गए हैं। ठीक है ना, और भी हो सकता है ऐसे सीधा आ जाए। तो ये जो डायरेक्शन उसको याद रखना, नोट करने के समय काम देंगे ना। ये डायरेक्शन है तुम्हें डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए, डेस्टिनेशन है तुम्हारा पूरा ये नोट करना रिजल्ट। ठीक है, तो वहां तक पहुंचने के लिए। तो समीकरण नंबर 4 से बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे देखो u की जगह पे रखेंगे अपन f, v की जगह पे रखेंगे अपन इन्फिनिटिव, और वैल्यू सेम बाकी। ठीक है, तो बताइए क्या हो जाएगा, 1/f माइनस 1/इन्फिनिटिव इक्वल टू, ठीक है, ये 1 था ना, सॉरी 1, और क्या था n-1 अपॉन, सॉरी इंटू में क्या 1/r1 माइनस 1/r2। पक्की बात है ये। चलो इसकी वैल्यू क्या होती है, 0, तो क्या बचा 1/f इक्वल टू n-1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2, और ये हो गया आपका डेरिवेशन कंप्लीट। ठीक है, और यहीं से अगर थोड़ा सा हम इसको और एक्सटेंड कर दें आगे, तो मेरे सामने ये हो सकता है, इसको नाम दे दो समीकरण नंबर 5 नाम दे दो। एक बार 5 को ध्यान से देखो, एक बार 4 को ध्यान से देखो। ध्यान से देखने का मतलब नहीं फोटो खींचना है, ध्यान से देखने का मतलब होता है कि ये देखो कि इसमें और क्या नया कर सकते हैं। बिल्कुल, दायां पक्ष आपस में बराबर है, इसका मतलब क्या होगा, बायां पक्ष भी आपस में बराबर होगा। यानी समीकरण नंबर 4 और 5 से, समीकरण नंबर 4 और 5 से क्या लिख सकते हैं बेटा, बोलो। तो 1/u माइनस 1/v इक्वल टू 1/f। सिंपली आपको फाइंड आउट हो गया यहाँ पे, है ना। कोई दिक्कत किसी को, समझ में आ गया? ठीक है, तो ये नोट हो गया, और ये आपको मैंने पहले बता दिया था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसको तैयार रखेंगे आप लोग, है ना।